हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं PYQs ऑफ वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। नाउ सो हियर इज द क्वेश्चन इज द arithmetic check for the computation of reduced level by rise and fall method is given by। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये लेवलिंग टॉपिक से लिया गया है और लेवलिंग में ये मेथड्स ऑफ लेवलिंग से लिया गया है, जिसमें जो क्वेश्चन है ये राइज एंड फॉल मेथड का है। सो क्वेश्चन ये आज कर रहा है कि राइज एंड फॉल मेथड में हमारी जो कंप्यूटेशंस है, इन कंप्यूटेशंस को चेक करने के लिए जो एरिथमेटिक चेक अप्लाई किया जाता है वो क्या होता है। नाउ सो अगर हम लोग बात करें एरिथमेटिक चेक की फॉर द राइज एंड फॉल मेथड, सो arithmetic check for rise and fall method, so arithmetic check यहाँ पर निकल के आता है summation of all the backside reading minus summation of all the foreside reading must be equal to summation of all the riser value minus summation of all the falling value यानी fall value must be equal to last point का RL माइनस फर्स्ट पॉइंट का RL। सो ये अरिथमेटिक चेक निकल के आता है फॉर द राइज एंड फॉल मेथड। सो ये कौन से ऑप्शन में मैच हो रहा है? सो ये मैच हो रहा है ऑप्शन सी में, यानी फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग द मैचिंग ऑफ लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। सो यहाँ पर अपन को दो लिस्ट गिवन है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, और हमें इसे मैच करना है। नाउ सो लिस्ट 1 में अपन को यहाँ पर कंटूर्स के बारे में गिवन है, तो कंटूर के यहाँ पर अलग अलग अपन को ग्राउंड के फीचर्स दे रखे हैं और उनकी जो करस्पॉन्डिंग कंटूर्स हैं वो लिस्ट 2 में गिवन है। सो हमें मैच करना है कि किस ग्राउंड फीचर की जो कंटूर है वो कैसे निकल के आती है। नाउ सो अगर यहाँ पर हम लोग बात करें ना, तो सबसे पहला है वर्टिकल क्लिफ। तो ए पॉइंट में हमें गिवन है वर्टिकल क्लिफ। अगर हम लोग वर्टिकल क्लिफ की बात करें तो इन द केस ऑफ द वर्टिकल क्लिफ जो कंटूर्स होती है ना, जो कंटूर्स निकल के आती है ये जो कंटूर्स होंगी बेसिकली इन द केस ऑफ द वर्टिकल क्लिफ, तो वर्टिकल क्लिफ में जो कंटूर्स होगी वो एक पॉइंट पर आकर के यूनाइट हो जाती है, यानी ऐसा लगेगा कि सारी कंटूर्स एक पॉइंट पर आकर के मिल जा रही है। तो ये प्रॉपर्टी निकल के आती है कंटूर्स की फॉर द वर्टिकल क्लिफ। सो जो ए ऑप्शन है ये किसके साथ मैच कर रहा है? इसको अपन मैच करते हैं लिस्ट 2 के साथ ना। सो लिस्ट 2 में पहला जो पॉइंट है वो है कंटूर लाइन ऑफ डिफरेंट एलिवेशन यूनाइट टू फॉर्म अ वन लाइन ना। सो ऐसा किस केस में होगा? तो ऐसा हो जाएगा हम लोगों का वर्टिकल क्लिफ के, है ना। सो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर मैच हो रहा है जो कि है कंटूर लाइंस ऑफ डिफरेंट एलिवेशन यूनाइट फ्रॉम वन लाइन। तो ए का हमारा यहाँ पर मैच कर जाएगा पॉइंट 1 के साथ, ठीक है। नाउ सेकंड है स्टीप स्लोप। स्टीप स्लोप के केस में क्या कंटूर होगा इसको देखते हैं अपन। तो लिस्ट 2 में सेकंड पॉइंट दिया हुआ है कंटूर लाइंस ऑफ डिफरेंट एलिवेशन क्रॉस वन अनदर। तो सेकंड पॉइंट कह रहा है लिस्ट सेकंड का कि कंटूर लाइंस ऑफ डिफरेंट एलिवेशन क्रॉस वन अनदर। सो कंटूर की प्रॉपर्टी अगर देखें हम तो कंटूर की ये प्रॉपर्टी निकल के आती है कि कोई भी दो कंटूर है ना डिफरेंट एलिवेशन की कभी भी एक दूसरे को क्रॉस या इंटरसेक्ट नहीं करती है, एक्सेप्ट फॉर द केस ऑफ द ओवरहैंगिंग क्लिफ। सो ओवरहैंगिंग क्लिफ के केस में जो कंटूर्स होती है वो इंटरसेक्ट कर जाती है। यानी कि अगर हम लोग बात करें ऑप्शन डी की, तो ऑप्शन जो डी है ये हमारा मैच हो जा रहा है पॉइंट नंबर सेकंड के साथ ना। अगर लिस्ट 2 में थर्ड पॉइंट देखें तो यहाँ पर है कंटूर लाइन आर क्लोजली स्पेस्ड। सो जो कंटूर्स होगी ये आपस में पास पास आ जाती है फॉर द स्टीप स्लोप, यानी कि जो थर्ड पॉइंट है ये मैच हो जाता है हमारे सेकेंड बी पॉइंट के साथ, तो ये हो जाएगा थर्ड के साथ। लिस्ट सेकेंड में अगर देखें फोर्थ पॉइंट तो ये निकल के आता है क्लोज कंटूर लाइन विथ हायर वैल्यू इनसाइड देम। नाउ सो क्लोज्ड कंटूर्स होंगी और इनसाइड इनकी वैल्यू अगर इंक्रीज करते जा रही है तो ये रिप्रेजेंट करने लगता है हील को, और यहाँ पर ये निकल के आ जाएगा हमारा सी का ऑप्शन 4, यानी कि हमारे जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 3 4 2। सो कौन से ऑप्शन में ये मैच हो रहा है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ये 1
3, 4 और 2, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट निकल के आ रहा है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चन बेसिकली हमारी कंटूर प्रॉपर्टीज से था. सो कंटूर के टॉपिक से ये लिया गया था. नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now the next question is the method of orienting a plane table with two inaccessible points is known as. So यहाँ पर जो क्वेश्चन लिया गया है ये प्लेन टेबल सर्वे से लिया गया है और जो क्वेश्चन है ये मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वे से है ना. सो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ओरिएंटेशन की मेथड है ना प्लेन टेबल की, जिसमें हम टू इन एक्सेसिबल पॉइंट्स को नोन करते हैं, इसे क्या कहा जाता है. सो बेसिकली यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो प्लेन टेबल है इसकी एक मेथड निकल के आती है जिसे कहा जाता है रीसेक्शन मेथड. सो जो रीसेक्शन मेथड है बेसिकली इसे हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें जो स्टेशन पॉइंट है, यानी जिस पॉइंट पर हमने प्लेन टेबल को रखा था, उस पॉइंट को हमें क्या करना हो, आइडेंटिफाई करना हो. नाउ सो जो रिसेक्शन मेथड है यहाँ पर हम लोग इस प्रॉब्लम को, है ना, इस प्रॉब्लम को डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द टू फील्ड कंडीशन. और पहली फील्ड कंडीशन यहाँ पर होती है द 3 पॉइंट प्रॉब्लम, और एक और यहाँ पर फील्ड प्रॉब्लम होती है जिसे कहा जाता है 2 पॉइंट प्रॉब्लम. सो ये दोनों ही रिसेक्शन मेथड्स में निकल के आती है. सो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, दैट इज द 2 पॉइंट प्रॉब्लम. So option D is the correct answer for this question. Now, let's move on the next question. Now, the next question is the sensitiveness of a bubble tube in a level would be decreased F. Now, so यहाँ पर जो question है, again ये leveling topic से लिया गया है और यहाँ पर जो question है वो sensitivity of bubble से लिया गया है. Now, अगर हम लोग बात करें बबल की सेंसिटिविटी पर, तो ये जो बबल की सेंसिटिविटी होती है ये बेसिकली कुछ चीजों पर डिपेंड करती है. जैसे जो सेंसिटिविटी ऑफ बबल है ये डिपेंड कर जाती है रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द इंटरनल सरफेस. नाउ अगर जो रेडियस है ना, अगर जो रेडियस है अगर ये ज्यादा होगी तो सेंसिटिवनेस भी ज्यादा निकल के आ जाएगी. नाउ जो सेंसिटिविटी ऑफ बबल है ये डिपेंड कर जाती है डायामीटर ऑफ द बबल पर, यानी जितना ज्यादा डायामीटर होगा हमारी बबल ट्यूब का उतना ही ज्यादा यहाँ पर सेंसिटिवनेस निकल के आएगा. अगेन ये डिपेंड कर जाता है लेंथ ऑफ द बबल पर, है ना. ना सो जितना ज्यादा जो लेंथ है ना, उतना ही ज्यादा यहाँ पर सेंसिटिवनेस निकल के आएगा हमारी बबल ट्यूब का. ये डिपेंड कर जाता है विस्कोसिटी ऑफ द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, यानी जितना कम विस्कोसिटी होगा हमारे लिक्विड का उतना ही ज्यादा सेंसिटिवनेस हमारा बबल ट्यूब होगा. वहीं अगर बात करें तो ये डिपेंड कर जाता है स्मूथनेस ऑफ द फिनिश ऑफ द इंटरनल सरफेस ऑफ द ट्यूब, यानी जितना ज्यादा स्मूथनेस होगा उतना ही ज्यादा यहाँ पर सेंसिटिविटी निकल के आएगा. और ये डिपेंड कर जाता है लेंथ ऑफ द वन डिवीजन, यानी जितना ज्यादा एक डिवीजन का लेंथ होगा उतना ही ज्यादा हमारा सेंसिटिवनेस बबल ट्यूब का होगा. यानी कि अगर हम लोग कंक्लूड करें इस क्वेश्चन के लिए, तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा यहाँ पर अगर देखें तो ऑप्शन जो डी है ये हमारा मैच कर जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ, यानी कि सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड इज इंक्रीज. अगर जो लिक्विड हमने फिल किया हुआ है बबल ट्यूब में अगर इसकी विस्कोसिटी इंक्रीज करेगी देन सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब रिड्यूस कर जाएगी. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस question. Now, let's move on the next question. Now, the next question is theory of errors and adjustment deals with the minimizing the effect of. Now, जो theory of error है ना, और adjustment है, ये किसके साथ डील करता है minimizing the effect of. Now, so जो theory of error है ये basically हमारा डील करता है पर्सनल और एक्सीडेंटल एरर्स के साथ. Now, अगर हम लोग बात करें कि एक्सीडेंटल एरर्स क्या होते हैं, तो एक्सीडेंटल एरर्स वो एरर्स होते हैं जो कि हमारे मिस्टेक और सिस्टमैटिक एरर्स के बाद बच जाते हैं. इन एरर्स को हम एक्सीडेंटल एरर्स कहते हैं. अगर हम लोग बात करें पर्सनल एरर की, तो जो पर्सनल एरर है बेसिकली ये अराइज होते हैं फॉर द लिमिटेशन ऑफ द ह्यूमन सेंसेस, जैसे कि साइट हो गया, जैसे टच हो गया, जैसे हियरिंग हो गया. क्लियर. तो अगर हम लोग बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी. नाउ थैंक यू.